हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में। और ये ज्योग्राफी है। ये 6 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ये 7 क्लास के ज्योग्राफी क्लास है, ज्योग्राफी का है। और ये चैप्टर नंबर कितना है तो 6 है। और इस चैप्टर का नाम क्या है तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है ना। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। कहाँ गई तो हिमाचल प्रदेश में मनाली गई देखने। किसने? तो ये सलीमा ने, ठीक है ना। उसे सब स्मरण था कि सब जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितने हैरान हो रही थी। गिरपद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वतीय की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार बितना लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। कौन सा वृक्ष थे दोस्तों? तो शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर लिखे लाल लाल फूलों, क्या दिखे तो लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। क्या थी तो बर्फ से ढकी थी। इस फूल का नाम है रोडोडेंड्रन। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से क्या है तो संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। मतलब ऊंचाई के परिवर्तन के साथ जलवायु में भी क्या होता है तो परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। क्या होता है? इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होता है तो बदलाव आता है। तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी के परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। मतलब मिट्टी का जो परत है उसका मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट है, इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कितना तो 3 में। यहाँ पर देखिए, सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पति या वहाँ पैदा हुई है। वृक्षों की कटाई, चराई और नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ तो उसे लिखे। और यहाँ पर बोला है कि 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कितना तो 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
काम है वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। क्या होते हैं? तो विकसित होते हैं। नेक्स्ट है दूसरा में क्या है? ख में तो घास स्थल है। क्या है दोस्तों? तो घास स्थल है जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कौन सा वर्षा में? तो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में। गाम है कांटेदार झाड़ियाँ। क्या है? कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आदर्श प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृष्टि काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। जैसे कि आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये क्या है? तो ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं। क्या है? तो कांटेदार झाड़ियाँ हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति के जो बदलना है वो किसके कारण होता है? तो ये जलवायु के कारण होता है। अब चलिए आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ पर सब देखिए, ये क्या है? तो वन है। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं और इसे पृथ्वी की फेफड़ा भी कहा जाता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। मतलब यहाँ का जो पेड़ है वो पूरी तरह से पत्ती एक साथ नहीं झड़ाते हैं, बल्कि झड़ाते हैं लेकिन वो कुछ पत्तियाँ रहता है, वो हरा भरा हमेशा रहता है। इसीलिए उन्हें सदाबहार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सदाबहार कहते हैं। और काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे ये वन है, उसके अंदर प्रकाश सूर्य के जो है वो नहीं पहुंच पाता है। इतनी पूरी तरह से ये हरा भरा है और पूरी तरह से एकदम झुंड है। ठीक है ना? आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, मोहगनी आदि पाए जाते हैं। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इस वृक्ष को आप देखिए अच्छे से। और एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है दोस्तों। क्या कर सकता है? बड़े जानवर को मार और खा सकता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा सांप है और ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। हम लोग ने क्या देखा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखे। ठीक है ना? और अभी देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या देखेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
अब ये पर्णपाती वन क्या होता है कि हर अपने मौसम में ये अपने पूरी पत्ती को झड़ा देता है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो भारत में पाए जाते हैं और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। और ये अपने क्या होता है कि मौसम जो आता है उसका बाद वो पत्ती अपना मौसम के अनुसार वो झड़ा देते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झड़ देते हैं। मतलब जो शुष्क मौसम जो यहाँ आते हैं उसके बाद क्या करते हैं, पत्तियाँ झाड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये हमेशा हरा भरा नहीं रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। क्या है? तो साल, सागवान और नीम तथा शीशम है। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। कौन चीज़? तो ये फर्नीचर बनाने के लिए। याद रखेंगे कौन सा वृक्ष का फर्नीचर बनता है? तो ये सागवान हो गया, साल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर है। कौन कौन सा जानवर है दोस्तों? तो ये है बाघ, शेर, हाथी और गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। कौन कौन सा है? तो बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर एवं बंदर हाथी है, बंदर आदि, ठीक है ना। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ये चित्र है, ठीक है। ये अपने मौसम अनुसार ये क्या करता है, पूरा पत्ता को झड़ा देता है। ये बाघ का चित्र है और ये क्या है, ये गोल्डन लंगूर, आप देख सकते हैं ये गोल्डन लंगूर है। अब चलिए हम लोग देखेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखे। अब हम लोग देखेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। कहाँ? तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी हो गया अमेरिका हो गया, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। और यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मतलब दृढ़ और एवं मुलायम दोनों प्रकार का पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में बोल रहे हैं, तो उसी में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि शीतोष्ण सदाबहार वन का ये चित्र है। यहाँ पर दोनों किस्म का पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाथी अब देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। हम लोग देखें शीतोष्ण सदाबहार वन, अब देखेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ने पर, तो कैसे दोस्तों? तो जैसे कि ये पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, ठीक है ना। तो बढ़ने पर क्या होता है, जितना बढ़ने पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है ना। क्या मिलते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। क्या करते हैं? ये अपना पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ है बांज, ऐस, बीज आदि, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर है। क्या है? तो आम जानवर है। और ये क्या है? तो फिजेंट तथा
मोनाली जैसी पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। कौन जैसा दोस्तों? तो ये फिजेंट जैसा मोनाली जैसी पक्षी भी पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है? तो ये है फिजेंट और ये मोनाल है, मोनाल, ठीक है ना। और ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है दोस्तों, इसका पेड़ आप लोग देख सकते हैं। अब क्या है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति। अब ये भूमध्य सागरीय वनस्पति, चलिए देखते हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। कहाँ पर दोस्तों? तो महाद्वीप के पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से क्या है? ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। क्या है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागरीय समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? तो यूरोप हो गया, अफ्रीका, एशिया और भूमध्य सागरीय के जो समीप वाले प्रदेश है वहाँ पाई जाती है। इसीलिए इसका यह नाम पड़ा है। इसीलिए यह नाम क्या पड़ा है? तो कौन सा नाम पड़ा है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति नाम पड़ा है, ठीक है ना। और ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम, मतलब ये भूमध्य सागरीय है तो उससे बाहर भी ये मिलता है, ठीक है ना। और कहाँ मिलता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कैलिफोर्निया और फिर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम में मिलता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। क्या करते हैं? स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है और ऑप्शन में रहेगा कि भूमध्य सागरीय में, तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में ये फलों का क्या किया जाता है? विश्व उद्यान कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमध्य प्रदेश में अंगूर के बागान है। ये क्या है? तो अंगूर के बागान है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, मतलब वहाँ पर क्या है कि वन्य जीवन को वहाँ पर से क्या वन को हटा दिया गया है। क्या करने के लिए? तो वहाँ पर कृषि करने के लिए हटा दिया गया है और वहाँ पर कृषि किया जाता है, ठीक है ना। अब क्या है दोस्तों कि शंकुधारी वन। अब ये शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर पाया जाता है और ये 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में पाया जाता है। ये भय संकुरी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इन्हें टैगा भी कहते हैं, ठीक है ना, टैगा भी कहते हैं। और किस भाषा में से टैगा कहते हैं? तो ये रूसी भाषा में इसको टैगा कहते हैं, ठीक है ना। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं, मतलब वन क्या होता है कि अधिक ऊंचाइयों पर भी ये पाया जाता है। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। किसने? तो ये सलीमा ने। ये लंबे, नर्म और काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? सदाबहार वृक्ष होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और वृक्षों के काष्ठ एवं उपयोग
लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। अब बोलेगा कि लुगदी बनाने के लिए कौन सा वन है, तो शंकुधारी वन है। क्या है? तो शंकुधारी वन है, लुगदी बनाने के लिए काम आता है। ठीक है ना। जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम आती है। कौन कौन सा? अखबार और कागज बनाने के लिए काम आती है। और नर्म काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या? तो माचिस। ठीक है ना। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है। कौन कौन? तो चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये वनों का मुख्य पेड़ है। और यहाँ सामान्य रजत, लोमड़ी और मिंकी और ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है, क्या है टैगा का अर्थ? शुद्ध या अनछूत, मतलब कभी कोई छुआ ना हो। ठीक है ना। ये क्या है? तो ये है शंकुधारी वन। और ये क्या है? हिमाच्छंदी शंकुधारी वन। अब यहाँ पर देखिए घास स्थल है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। क्या है? घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरह उग जाते हैं। कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ ये उग जाते हैं। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। कितना है? तो ये 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक ये बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। और सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है? तो शीतोष्ण घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल देखे आप, शीतोष्ण घास स्थल है। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ? तो मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस और बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ। अब ये कटीली झाड़ियाँ क्या है? अब यहाँ पर ये क्या है? जो तो इस चित्र में है जिराफ। ठीक है ना। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पर? ही तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। और तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। क्या होती है? वर्षा के कमी से ये क्या होता है? मतलब बहुत कम वर्षा के कारण ये वनस्पति की कमी रहती है। वहाँ पर वर्षा नहीं होती है रेगिस्तान इलाका में, तो वहाँ पर पेड़ का भी कमी होती है। ठीक है ना। और विश्व की मानचित्र पर रेगिस्तान यहाँ पर देखिए, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से जानते हैं, ब्राजील में कंपोस के नाम से जानते हैं, और वेनेजुएला में लानोस के नाम से जानते हैं। और ये घास स्थल कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है ना। क्या है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल तो ये पृथ्वी है, और ये बीच में क्या है? तो विषुवत रेखा है। ठीक है ना। उसका नीचे क्या है? तो उसका नीचे है मकर रेखा, और फिर ऊपर में क्या है? तो कर्क रेखा है। इधर भी कितना है? तो इधर भी है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। और नीचे कितना है दोस्तों?
तो नीचे भी 23.5 डिग्री है ये वाला, ठीक है ना, ये भी। और इन दोनों को, ये दोनों का, इसका बीच का उष्णकटिबंधीय घास स्थल यहाँ पर मिलेगा। और पूर्वी अफ्रीका में क्या उसका नाम जानते हैं, तो सवाना के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। और वेनेजुएला में लानोस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर यह है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। अब ये शीतोष्ण वाला कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पाए जाते हैं, इस इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना ने पैम्पास के नाम से जानते हैं, उत्तरी अमेरिका में पैरी के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जानते हैं। और फिर ये मध्य एशिया में, मध्य एशिया स्टेपी के नाम से जानते हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया में डाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसका अलग अलग नाम है दोस्तों, ये बात समझ गए। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। जब ध्रुवीय की ओर चलेंगे तो क्या होगा, वहाँ का अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काय, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या होती है, छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है और इसे टुंड्रा कहा जाता है दोस्तों। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो टुंड्रा कहा जाता है, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि टुंड्रा कहाँ कहा जाता है, तो ये उत्तरी ध्रुवी में, ठीक है, वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं, ठंडी जलवायु में उसे सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जो सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू और ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। क्या है, बर्फीली लोमड़ी है दोस्तों। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों को चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि स्थानीय लोगों कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसीलिए उन्हें वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन्य पुनः वैसे ही बन जाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, तो ये वालरस है और ये ध्रुवी भालू है और ये सील है, ठीक है ना। इसका मोटी मोटी क्या है, तो चमड़ी है। और किस लिए है, तो ये ठंडी से बचने के लिए है, इसको सुरक्षित मिलता है, ठीक है। क्या आप सलीमा से सहमत है? आपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।